जिंदगी में मुश्किलें हैं तमाम, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। अगर जीना ही है हर हाल में तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। हम सभी के ज़िंदगी में मुस्कुराहट बनी रहे, इसी के साथ आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं आज की इस नई सुबह का, आज के इस नए दिन का। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, अगर आज के समय में लोगों से पूछा जाए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं तो अधिकांश लोगों का जवाब होगा एक अच्छी सी नौकरी, ऐशो आराम की ज़िंदगी, ढेर सारा पैसा, ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी बड़े आराम से रह सके। लेकिन क्या दर्शकों वाकई में अपने बच्चे को, अपनी आने वाली पीढ़ी को हर चीज़ को प्लेटर पर सजा कर देना सही है? अपनी ख्वाहिशों को, अपनी मेहनत के पैसों को, अपनी ख्वाहिशों को दबाना, उनकी ज़रूरतों को ज़रूरत से ज़्यादा पूरा करना क्या सही है? बेशक आप उनके भविष्य के बारे में सोचें, उनके बेहतर वर्तमान के बारे में सोचें, लेकिन एक ऐशोआराम की ज़िंदगी पाने के लिए उन्हें उस काबिल बनाए, उस लायक बनाए। क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है, हर ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, हर चाहत को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए उन्हें उस काबिल बनाए अपने बच्चों को कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे खुद से, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करे खुद से। और आप अपनी ख्वाहिशों को दबाए नहीं, क्योंकि दर्शकों ज़िंदगी जीतने की नहीं, जीने की चीज़ है। और हमेशा कोशिश करें कि वी शुड नॉट डाई रिच, वी शुड लिव रिच। और इसीलिए दर्शकों ज़िंदगी के हर पल का मज़ा लीजिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए ऐसे एक सुंदर से विचार के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। दर्शकों कहते हैं कि फूल की खुशबू केवल वायु की दिशा में जाती है, लेकिन अगर एक अच्छे इंसान की अच्छाई पूरे दिशा में फैलती है। और अगर ऐसे में बात हो महिला की, तो कहते हैं कि महिला की समृद्धता, उसकी सशक्तता, उसकी सफलता ना सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र और समाज को बेहतर बनाती है। और आज हम आपका परिचय एक ऐसे ही महिला अधिकारी से कराने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, और उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से हम सभी अपना खुद का आज मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है बीमा लोकपाल सुष्मिता मुखर्जी जी। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। बेशक हम आपसे बीमा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि अगर बात महिला अधिकारी की होती है तो उनके हाथों में घर के साथ साथ कार्यालय दोनों की बागडोर होती है और वो दोनों जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी से निभाती हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी, बीमा लोकपाल, इस किरदार को आप किस तरीके से अपने शब्दों में परिभाषित करना चाहेंगी? देखिए, मैं बीमा लोकपाल बिहार झारखंड की हूँ। बीमा लोकपाल से तात्पर्य यह है कि बीमा उद्योग में काम करती कुछ 50 से भी अधिक कंपनियों ने जिन ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है पॉलिसीज़ के माध्यम में, उन ग्राहकों में अगर कोई शिकायत होती है बीमा कंपनियों के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र में, उनके दावा निष्पादन के बारे में, तो वो बिना अदालत के दरवाजे खटखटाए। बीमा उद्योग के अंदर की ये एक स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है कि बीमा लोकपाल के पास वो जा सकते हैं, अपनी शिकायत खुद बोल सकते हैं और हम उसका निष्पादन तुरंत ही करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में एक न एक बीमा लोकपाल है, यानी उपलब्धता है बीमा लोकपाल की। कोई आपकी शिकायत सुने, बीमा क्षेत्र के बारे में कोई भी ग्राहक संपर्क सेवा की कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई शिकायत हो, वो हमारे सामने आती है और हम बिना किसी शुल्क के, बिना किसी थर्ड पार्टी यानी किसी लॉयर की या किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, बीमा धारक खुद हमारे पास चल के आता है या हमें सूचित करता है, हमें अपने दस्तावेज़ दिखाता है और हम उनकी बातों का निष्पादन करते हैं। कंपनीज़ की तरफ से ऐसा है कि ये जो बीमा लोकपाल का पद है, यानी जो बीमा ओम्बुड्समैन इंश्योरेंस का जो गजेटेड एक स्कीम सरकार का है,
इसके तहत ओम्बुड्समैन को क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी कहा जाता है। हमारी जो भी फैसले होते हैं, हमारे जो भी अधिकार होते हैं, उसको जब हम बताते हैं, कंपनियां हमारे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में जा सकती हैं, जबकि ग्राहक हमारे फैसले से अगर ना खुश हों तो वो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, किसी भी तरह से वो अपने राइट्स का उपाय निकाल सकते हैं। तो बेसिकली बीमा लोकपाल एक न्यायाधीश की तरह काम करता है, जो कंपनी से उसका पक्ष सुनता है, ग्राहक से उसकी शिकायत सुनता है, सारे के सारे दस्तावेज देखता है और चटपट फैसला सुनाता है। तो अगर इतना कहें तो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस चीज़ को बताया, इस किरदार को बताया। कहते हैं ना कि जब हम परेशान होते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई हमें समझे, हमारी शिकायतों को सुने, हमारी बातों को सुने और साथ ही साथ उसका हल भी निकाल के दे। और बीमा लोकपाल इस कार्य को बखूबी निभाते हैं। अगर और देखा और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1998 में भारत सरकार द्वारा बीमा लोकपाल योजना की शुरुआत की गई और हर साल 11 नवंबर को बीमा लोकपाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, इस दिवस का तात्पर्य यही है कि आज के दिन इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन स्कीम राजपत्रित हुआ था, यानी हमारे सरकारी खातों से निकलकर लोगों के आवाम के बीच में आया था। और तब से आज तक लगातार, अभी 26 साल के लगभग हो गए, हम लोग विभिन्न प्रांतों में काम कर रहे हैं। हम कहाँ हैं ये जानने के लिए किसी को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली बात है कि व्यक्तिगत बीमा, यानी जो भी व्यक्ति अपने लिए बीमा लेता है वो हमारे दायरे में आता है। तो जीवन बीमा की हर एक पॉलिसी और हर एक मेंबर हमारे दायरे में आता है। हेल्थ पॉलिसीज़ के हर एक व्यक्ति, हर एक ग्राहक हमारे दायरे में आता है। इसके अलावा जो भी सिंगल ओनरशिप फर्म्स होते हैं वो हमारे तहत आते हैं, और MSMEs जो लघु उद्योग हैं वो हमारे दायरे में आते हैं। फिनेंशियली अगर आप देखें तो 50 लाख तक के जितनी शिकायतें होती हैं वो सीधे हमारे पास आती हैं। शिकायत करने के लिए आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिलता है उस डॉक्यूमेंट में आपके यहाँ के बीमा लोकपाल का पता, ठिकाना, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो किसी भी ग्राहक को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। जो दस्तावेज़ उसके हाथ में है उसी में हमारे यहाँ का पता ठिकाना उसके पास मौजूद रहता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम हर घर में, हर पॉलिसी होल्डर के पास, हर ग्राहक के साथ हैं। बिल्कुल। और सही में मैम इस चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अगर हमें कोई शिकायत रहती है तो हमें पता नहीं रहता है कि हम कैसे उस शिकायत को दर्ज करें या किसके पास जाएं। और इस चीज़ के प्रति आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को जागरूक किया कि किस तरीके से और किस सिचुएशंस में और कब और कैसे आप मतलब शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्या मैम इसके अलावा और भी इसके पैरामीटर्स होते हैं? जैसे मान लो कि कोई भी शिकायत होती है तो इसका कोई पैरामीटर है क्या कि इस शिकायत के लिए आप लोकपाल के पास आ सकते हैं? देखिए, बीमा लोकपाल के पास बीमा संपर्कित कोई भी सेवा में कोई कमी है तो आप आ सकते हैं। तो मुख्यतः 2 कमियां होती हैं। पहली कि आपकी पॉलिसी सही नहीं है, या तो वो समय से आपके पास नहीं पहुंचती है, या आपने जो मांगा उसके अनुरूप नहीं होती। तो दोनों ही परिस्थितियों में आप हमारे पास आ सकते हैं। दूसरा होता है कि जब दावा हो जाता है, यानी मैच्योरिटी क्लेम भी हो सकता है और कोई आकस्मिक घटना हो गई जिसकी वजह से दावा होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखने के लिए तैयार हैं। अगर शिकायत हमारे पास आती है तो तुरंत सभी दस्तावेज़ों को देखते हुए फैसले दिए जाते हैं। मतलब एक फ़ोन नंबर के ज़रिए या जो एड्रेस उस पर मेंशन रहता है उसके थ्रू मैं और आसान बना देती हूँ आपको। जो पता लिखा हुआ होता है उसमें हमारा फ़ोन नंबर होता है, हमारा पोस्टल एड्रेस होता है, हमारा ईमेल एड्रेस होता है। तो आप उस ईमेल एड्रेस पर आप लिखेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा।
जो फ़ोन नंबर है उस पर संपर्क करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा। पता पर आपने अगर चिट्ठी लिखी तो भी हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा एक पोर्टल है, ग्राहकों के लिए एक पोर्टल बनी हुई है जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। तो इस प्रकार से सारे शिकायत हमारे पास आती है। लेकिन हम लोग शिकायत के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं, हम पहले समझ तो लें कि बीमा क्या है। बिल्कुल, अब वो मैम वही मैं आपसे चाह रही थी कि हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए योजना बनाना, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, खासकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये हमारी प्राथमिकता होती है। ऐसे में आपसे ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बीमा क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है जीवन में। जी, तो सबसे पहली बात है कि बीमा, जैसा कि आजकल सब लोग जान गए हैं कि ये एक फिनेंशियल सर्विस है। फिनेंशियल सर्विस है सिक्योरिटी के प्रति। आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए जो ज़रूरी है वो है बीमा। एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि बीमा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बीमा तभी काम करेगी जब कोई आकस्मिक घटना घट जाती है। तो किसी भी आकस्मिक घटना की वजह से आपके परिवार को, जीवन को या आपके व्यवसाय को कोई हानि हो सकती हो, इस अंदेशा के कारण आप बीमा लेते हैं। और बीमा कंपनी जो मोटे मोटे तौर पर, जैसा कि हिस्ट्री में देखा गया है कि किस किस प्रकार के दावे आते हैं, किस किस प्रकार से मनुष्य को हानि हो सकती है, उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाती है और इन प्रोडक्ट्स को लाती है पॉलिसी के रूप में। तो आपको सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को जीवन बीमा निश्चित और निश्चित तरीके से अनिवार्य है। इस बात को समझने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हमारे देश का लक्ष्य है कि 2047 तक हमारा एक एक नागरिक सुरक्षित हो, फिनेंशियली सुरक्षित, आर्थिक सुरक्षा हर एक को मिले। उसमें जीवन बीमा का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम इस तरफ बढ़ें तो आगे क्या है, जब जीवन है तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तभी आप कमाई कर सकते हैं, अपने परिवार को देख सकते हैं, अपने सामाजिक जो दायित्व हैं उनका वहन कर सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य बीमा जरूरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ नियमों के तहत सरकार ने ये बना रखा है कि कुछ नियमों के तहत आपको बीमा लेना ही पड़ता है। जैसे अगर आप मोटर गाड़ी चलाते हैं तो आपके गाड़ी चलाने के कारण आप ही नहीं बल्कि रास्ते पर चलने वाले सभी लोग जोखिम उठा सकते हैं। यानी कोई भी अनटूवर्ड हैपनिंग, कोई अनसर्टेन हैपनिंग हो सकती है, इसलिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेनी ही पड़ती है। इसको मैंडेटरी कहते हैं, अनिवार्य बीमा कहते हैं। इसी प्रकार से आप जब किसी भी जगह से कोई लोन लेते हैं तो लोन का जो सिस्टम है वो क्या है कि एक आदमी लोन देता है, थोड़े से इंटरेस्ट देकर आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं या अपने काम को आगे बढ़ाते हैं या अपनी कोई एसेट क्रिएट करते हैं और धीरे धीरे उस लोन को आप किश्तों में उसका भुगतान करते रहते हैं। तो आप पर कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी रुक जाएगा, इसलिए उसमें भी बीमा मैंडेटरी होती है। बिल्कुल मैम, अगर बात करें बीमा की तो जनरली लोग यही समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है या आपको जो व्हीकल है वो करवाना है। इसके अलावा भी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है जो लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो भी हम अपने लिए लेते हैं, जैसे आपने घर लिया, घर में बहुत साजो सामान आपने रखे, तो इसके लिए अग्नि बीमा और प्राकृतिक दुर्योग से जो बीमा होती है, यानी फ्लड, टेम्पेस्ट, टाइफून, इन चीज़ों का, बाढ़ आ गया या तूफान आ गया जिसके कारण उसकी क्षति हो सकती है, उसके लिए बीमा बहुत ज़रूरी होता है। और अब जब हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से आपका फाइनेंसर वो लिवा ही लेता है। लेकिन जो लोग हाउसिंग लोन नहीं लेते हैं उनके लिए भी वो उतना ही ज़रूरी है और ये व्यक्तिगत बीमा के तहत ही आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह हो गई। जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के लोगों को अपने आश्रय में रखता है, यानी जिसको एम्प्लॉय करता है तो काम देता है, तो कामगार बीमा एक मैंडेटरी ज़रूरत है।
हम बहुत लोग नहीं लेते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या बैंक में पैसा ले जाकर रखने की कोशिश करते हैं, उस बीच में चोरी हो गई या कुछ ऐसा हुआ, इसका भी बीमा होता है। लेकिन आज के समय में एक और बीमा है जिसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, वो है बिजनेस बीमा की। चाहूँगी कि इसके बारे में बताएं और इसके तहत क्या क्या सुविधा दी जाती है, उसकी जानकारी साझा करें। जी, तो जैसे मैंने एक बार ऑलरेडी कहा है कि कोई भी आज का उद्योग है, कोई भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो कारोबार है, वो बिना वित्त के नहीं चलता है, बिना लोन के नहीं चलता है। तो अपने लोन को सिक्योर करने के लिए अमूमन सारे फाइनेंशियल कंपनी, सारे बैंक्स मैंडेटरी इंश्योरेंसेस लगवाते हैं। उनमें ये प्राकृतिक जो दुर्योग हैं उनके बारे में, फायर के बारे में, इन बारे में ज़रूर बीमा होता है। इसके अलावा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कारोबार में आजकल मशीनों की कोई ना कोई ज़रूरत आनी ही पड़ती है। तो ये मशीन अगर ठप पड़ जाए तो हमारा काम ठप पड़ जाता है। तो ऐसे में उन मशीनों के लिए भी बीमा उपलब्ध है। इसके अलावा जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा काम न कर पाने की परिस्थिति में उनको जो तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती हैं किसी दुर्घटना के वश में, तो ऐसी भी बीमा, दुर्घटना बीमा उपलब्ध है। इसके अलावा आपकी जैसी ज़रूरत उसके अनुसार कस्टमाइज्ड बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। इतना तक है कि आपके पास ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर भेजा और पैसे आपको नहीं मिले, तो इसका भी बीमा हो सकता है। तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है और जैसे जैसे आप बीमा को समझने लगते हैं, तब आप कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं और इस प्रकार के बीमा आपको मिल जा सकते हैं। बिल्कुल। और अभी भी आपने जिक्र किया कि सरकार की कोशिश है कि 2047 तक हर एक नागरिक को सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या तैयारी की जा रही है, चाहूँगी साझा करें। तो हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल 4.7% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर किया है। तो हमारी यात्रा जो है काफ़ी लंबी है और काफ़ी अपहिल है, बहुत मुश्किलों से पटी हुई है ये यात्रा। लेकिन इस बात का ख्याल किया जाए कि इसी वजह से बहुत सारे स्कीम्स जो ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जैसे जीवन ज्योति बीमा जो कि जीवन बीमा का अंश है, इनको बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, CSC जिसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा, बैंक के जो एसोसिएट्स होते हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा होती है, जिससे हमारे किसानों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, जिससे कि उनकी जीवन हानि का जो हम दो परिस्थिति देखते हैं वो ना हो और वो फिनेंशियल लॉसेस न बेयर कर सकें। हालांकि वो हमारे ओम्बुड्समैन के तहत नहीं आता, क्योंकि वो इंडिविजुअल बीमा नहीं होता है, राष्ट्र या अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल की बात होती है, जहां सभी लोगों को एक साथ बीमित किया जाता है। लेकिन 100% बीमा के लिए तो वो बहुत बड़ा एक कदम है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई व्यावसायिक कंपनियाँ हमारे इंडियन पार्टनर्स के साथ और उसके बगैर भी काम कर रही हैं, और हमारे पास पुनर्बीमा जिसको री इंश्योरेंस कर रहे हैं उसके तहत भी 4-5 कंपनियां काम कर रही हैं, और लगभग 100 से ज़्यादा ब्रोकर्स पूरे विश्व से आकर हमारे यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोचा जा रहा है कि इस 100% बीमा के लिए जितनी पूंजी की ज़रूरत है वो पूंजी शायद हमारा अपना अर्थव्यवस्था जुटा पाए, ये मुश्किल है। इसलिए बात चल रही है कि अभी तक 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में अलाउड है। हो सकता है कि आगे के दिनों में 100% तक हम लोग
हमारी सरकार अलाउ करे, ताकि हम दूर दराज के इलाकों में और अंतिम छोर पर खड़े हर नागरिक को हम बीमा से जोड़ सकें। तो इस प्रकार से हम सभी इसी ओर काम कर रहे हैं, और बीमा लोकपाल उसी कम जानने वाले, कम एक्सपोजर वाले और कम पैसों वाले, आय वाले लोगों की अगर कोई बीमा के तहत कोई शिकायत होती है, उसी को दूर करने के लिए, निराकरण करने के लिए हम काम कर रहे हैं। वाकई सफ़र काफ़ी लंबा है और काफ़ी मुश्किलें भी इस सफ़र में है, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हमने ठान लिया है तो इसे बिल्कुल पूरा करके रहेंगे। अगर आपसे पूछे कि आज के डेट में सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ी मतलब जो डिफ़िकल्टी है वो इस क्षेत्र के लिए क्या है? हमारे लिए देखिए, हमारा बीमा उद्योग जो है 4 स्तंभों पर खड़ा है। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी। सबसे पहले बीमा होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में बीमा के कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। उपलब्धता जिसको कहेंगे, वो हमारे साथ हो चुका है। दूसरा है अवेलेबिलिटी, यानी वो ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे नागरिक बसते हों उन तक पहुँचे। तो उस पहुँचने के क्रम में हमने जैसा बताया 50 से भी अधिक कंपनियां काम कर रही हैं। कंपनी के अपने ऑफिसेज होते हैं, उसके कुछ एजेंट्स होते हैं, और तरह तरह से जैसे बैंक के माध्यम से बड़ी छोटी जितनी ग्रुप कंपनीज हैं, ग्रुप्स के माध्यम से, आपके एम्प्लॉयर के माध्यम से, और इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को तक बीमा को पहुंचाने का काम, जो पहुंच है, जो एक्सेसिबिलिटी है, वो बढ़ाई जा रही है। तीसरी है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब आपकी क्रय शक्ति के अनुसार बीमा होना चाहिए, वरना ये तो आकाश कुसुम रह जाएंगे। तो इसलिए हर तरह से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत के लिए बीमा बनाई जा रही है। तो हमारे यहाँ जो रेगुलेटर हैं IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट संस्थान जो है, उन्होंने एक बीमा सुगम कह के प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें ये छोटे छोटे बीमा, जिसमें राशि कम है लेकिन उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए पोर्टल खोल दिया है, जिससे व्यक्ति खुद से जाके ले सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी बनी रहे, छोटे छोटे मात्रा में हर एक को बीमा पहुंच जाए। और अंततः है एक्सेसिबिलिटी। अगर कोई चीज़ गड़बड़ होती है तो उसको कैसे संभाला जा सके, इस एक्सेसिबिलिटी में बीमा लोकपाल एक अंग और एक अभिन्न अंग है। और इस एक्सेसिबिलिटी से हम लोग कोशिश करते हैं कि मनुष्य का भरोसा बीमा पर बना रहे। इस कोशिश के दरमियान लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं अपनी जो परिस्थिति है उससे आपको अवगत कराती हूँ। हम लोग करीब हर साल 1.5 अधिक समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने जब 22 में ज्वाइन किया था तो हमारे पास करीब 800 के करीब शिकायतें थीं साल भर में, जो कि आज हम लोग ऑलरेडी 1800 शिकायतें अक्टूबर में दर्ज कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में ये बात फैल रही है कि इस प्रकार की कोई प्रतिष्ठान है या कोई जगह है जहाँ पर उनकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी और उनको उनका हक दिलाया जाएगा। फैसले होते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे पास शिकायतें आने लगी हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, उनको जानना बिल्कुल होता है। और उन शिकायतों में जो सबसे आम शिकायत सुनने को मिलती है वो हेल्थ इंश्योरेंस की। और ये भी बात उतनी ही सही है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाना सबसे ज़रूरी है। इस पे क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं आपसे थोड़ा फ़र्क महसूस करती हूँ अपने अनुभव के कारण। सबसे अधिक जो शिकायतें आती हैं वो मिस सेलिंग की शिकायत आती है। हमको जो बताया गया वो नहीं मिला जी। या हमें जितना बताया गया कि जितने दिनों तक प्रीमियम देना पड़ेगा ऐसा नहीं हुआ, कुछ और हो गया। तो मिस सेलिंग की सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं, जो कि पॉलिसी इशुएंस के लेवल पर है। जी। हाँ, पॉलिसी सेवा के समय है, दावा सेवा के कारण नहीं। दूसरी बात यह है कि हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है,
लेकिन चूंकि बहुत बड़े जो हमारे स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत है या कि स्टेट इंश्योरेंसेस हैं, वहाँ डायरेक्टली ग्राहक जनरली हमारे पास नहीं आते हैं, क्योंकि राज्य सरकार या जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनका अपना ग्रीवांस होता है, इसके लिए उसके अंदर उनका निदान भी हो जाता है। इसके अलावा जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और जितने भी ग्रुप पॉलिसीज़ हैं उसके लोग आते हैं हमारे पास। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग समझते नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। उनको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया तो हमारा सब कुछ कवर हो गया। नहीं, किसी भी बीमा में सब कुछ कवर नहीं हो सकता, क्योंकि बीमा ही काम करती है अनसर्टेनिटी पर। जो नहीं हो सकता वो हो तो ही बीमा आपके मदद कर सकती है। तो जिन लोगों को हम देखते हैं उसमें होता है या तो देर होती है, दावा मिलने में देर होती है, या फिर उसमें काट छांट होती है। तो काट छांट जो होती है कभी सही भी होती है, कभी गलत भी होती है। तो ये दो चीज़ें हमेशा होती हैं। देर के लिए डिले, उसके तहत बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होती है। और दूसरा, कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो जो लिखी हुई होती हैं पॉलिसी में, कोई भी उसको पढ़ता नहीं। मतलब सही जानकारी होनी चाहिए, अगर शिकायत है तो उसका समाधान भी नहीं आपको तो हम मिलेगा। देते हैं वो बिल्कुल। जैसा कि मैम अभी हम जिक्र कर रहे थे, बीमा की बात कर रहे थे, अगर देखा जाए तो आज के समय में लोगों का झुकाव इस क्षेत्र के प्रति काफ़ी देखने और सुनने को मिल रहा है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि रोजगार के संदर्भ में क्या कुछ बताना चाहेंगी आप? देखिए, बीमा उद्योग जो है आपके रोज़गार को सबसे पहले सुरक्षित करता है। आपकी पूंजी को सुरक्षित करता हुआ ये बीमा उद्योग आपको पूंजी को बढ़ाने का, आपके काम के दायरे को बढ़ाने का, आपके कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं उसको बढ़ाने का एक उपाय बताता है। इसके अलावा बीमा उद्योग से सीधे जुड़ने वाले लोग, जिनको हम लोग बोलते हैं अभिकर्ता या एजेंट्स, ये हर एक कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दो तरह के एजेंट्स होते हैं, डायरेक्ट एजेंट्स जो कि एक ही कंपनी का काम करते हैं, या फिर IRDAI ने अभी तो अलाउ कर दिया है कि हर एक एजेंट 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम कर सकता है। तो वो हर एक एजेंट एक छोटा सा इंश्योरेंस मार्केट बन जाता है, उद्योग का एक इकाई बन जाता है। तो इस एजेंसी को करने वाले लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग भी उद्योग खुद ही देती है, कंपनियां खुद ही देती हैं, और उनको अनुभव भी वही करवाती हैं। तो इस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम में या स्किल सेट बिल्डिंग के स्कीम में बीमा उद्योग एक बहुत बड़ा काम कर रही है, और इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लक्ष्य तो आपके सामने हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अभी भारतीय बीमा उद्योग विश्व के 5वें नंबर पर है। USA, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद अभी भी 4% पेनिट्रेशन, 4.7% पेनिट्रेशन के साथ भी हम यहाँ हैं। तो कहाँ तक आपकी परिधि जाती है ये आप अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि कितना कुछ करना बाकी है, कहाँ स्कोप कितना ज़्यादा है। तो एज एजेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, हम लोग इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये बीमा उद्योग जो है कुछ सर्वेयर्स का यूज़ करती हैं। सर्वेयर मतलब एक दावा हो जाने के बाद वो व्यक्ति जो जाकर ये आकलित करता है कि कितने का दावा है, उसके लिए स्पेशलिस्ट डिग्रीज की ज़रूरत है और IRDAI लाइसेंस की ज़रूरत है। तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं, वो इस तरह से बीमा उद्योग के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी दिशा में अगर आपके पास पैनी जानकारी हो तो आप बीमा एजेंट के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में, किसी न किसी प्रकार से आप बीमा उद्योग के साथ जुड़कर अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं। आज के दिन में ये स्थापित हो चुका है, ये फैक्ट स्थापित हो चुका है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री या कुछ पढ़ाई की ज़रूरत है? एजेंट्स के लिए तो केवल 10 पास होने की ज़रूरत है। अगर आपको स्पेशलाइज्ड सर्वेयर्स होना है तो हाँ, जैसे मोटर गाड़ी का आपको दावा करना है तो इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत है।
इस प्रकार से, जैसे आपको अगर बिजनेस लॉस के बारे में बात करना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि हमारे जो अनएडुकेटेड यूथ हैं वो इस तरफ आने के लिए बस 10 क्लास पास करना है और अनुभव के साथ साथ आपका काम बढ़ता चला जाता है। जो बेसिक नॉलेज है उसकी जानकारी होनी बस। चाहिए। और वो हम खुद देते हैं, मतलब बीमा उद्योग खुद सिखाती है, जी, बिल्कुल। तरह तरह से उनको ट्रेन किया जाता है कि ताकि वो इस मतलब कह सकते हैं कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ के बेहतर कर सकते हैं, कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी मैम, अगर तकनीकों की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो कहते हैं कि तकनीकों ने जहां हमारे कार्य को सरल किया वहीं इसे बेहतर भी किया है। तो बीमा क्षेत्र को क्या लाभ मिला है तकनीकों का? सबसे पहली बात तो यह है, पॉलिसी इशुएंस 100% हो गया है, जो पहले कभी बहुत मुश्किल हुआ करता था क्योंकि सब कुछ मैनुअली होता था। जी। तो पॉलिसी इशुएंस 100% हो गया। 100% जो पेमेंट आता है उसका रिसीट आपको मिल जाता है तुरंत। ऑनलाइन पेमेंट्स की वजह से किसी तरह की धांधली होना संभव नहीं रह गया। उसी प्रकार से दावा निपटान भी डायरेक्टली आपके खाते में जाता है, इसलिए बीच बचौलिए की बात जो होती थी वो बिल्कुल नहीं रह गई है, जो पहले सुनी जाती थी। ये ऐसी शिकायत हमारे सामने कभी नहीं आती अब। तो इसके अलावा आप जो भी कुछ जानना चाहें अपने बीमा के बारे में वो नेट पर अब उपलब्ध है। हर एक कंपनी अपने हर एक प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी नेट पर दे देती है। हम ओम्बुड्समैन भी आपको शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए दे देते हैं। उसी प्रकार से ईमेल पर आपके सारे दस्तावेज ले लेते हैं। तो हर तरह से तकनीक ने हमारे लिए ये आसान कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी भी है, एक्यूरेसी भी है, हर चीज़ है। एक्सेसिबिलिटी, एक्यूरेसी, अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब पूरी तरीके से तकनीकों ने इसे सरल और बेहतर बना दिया और है। इसी से हम लोग ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख सकते हैं अपने पास। बिल्कुल। आज भी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीमा करवाना कितना ज़रूरी है, लेकिन आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं संकोच होता है, या ये कह सकते हैं कि वो कई बार बीमा शुरू तो करते हैं लेकिन किसी परेशानी की वजह से या कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही वो तोड़ना पड़ता है या वो जारी नहीं रख पाते, जिससे उनका वो पॉलिसी फेल हो जाता है। तो उनके मन में एक संकोच रहता है कि कैसे क्या करें। तो ऐसे में उनके लिए क्या सुविधा है जिससे जो भी उन्होंने प्रीमियम के तौर पे पैसा जमा किया है वो उन्हें वापस मिल सके और साथ ही साथ वो मोटिवेट हो सके कि उन्हें और भी बीमा करवाना चाहिए, मतलब कोई संकोच ना हो उनके मन में? देखिए, सबसे पहली बात है कि जागरूकता के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है, सचेतनता के ऊपर तो कोई भी चीज़ नहीं है, उसी तरह फिनेंशियल प्लानिंग के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। जो उपलब्ध है उसको पाने के लिए आपको जो छोटी छोटी रकम अपने तरफ से मुहैया करवाने की ज़रूरत है वो तो अनुशासन से ही आएगा। फिनेंशियल डिसिप्लिन और फिनेंशियल अवेयरनेस, ये दोनों चीज़ें रहेंगी तो पॉलिसीज़ कभी फेल नहीं करेंगी। लेकिन हम लोगों के नियमों के अनुसार ये बना दिया गया है कि कोई भी पॉलिसी पहले जो फेल कर जाती थी और सरेंडर करने के लिए जो कम से कम 2 या 3 प्रीमियम देने पड़ते थे, स्पेशली लाइफ पॉलिसीज़ में, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ साल भर की पॉलिसीज़ होती हैं, तो ये 3 साल को घटाकर अब 1 साल कर दिया गया है कि 1 साल के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी। लेकिन उसमें आप बीमा से निकल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर आप जो भी पॉलिसी लेते हैं उसको इस प्रकार से लीजिए कि आप वो किश्त भरते रह सकें, क्योंकि मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली सब तरह के किश्त हैं। इसके अलावा आपको एक फ्री लुक पीरियड दिया जाता है। 15 दिन का ऐसा समय दिया जाता है कि पॉलिसी को अच्छी तरह समझ लीजिए, और इस बीच में अगर आपको लगे कि ये पॉलिसी सही नहीं है तो आप फ्री लुक के अंदर अगर कंपनी को बोलते हैं तो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस हो जाता है। तो सही जानकारी के साथ आप हर सुविधा का लुत्फ ले सकते हैं। मैम, यहाँ पर आप आएँ, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और 2 शब्दों में चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी? बीमा समझें, बीमा लें, बीमा बरकरार रखें। बिल्कुल। थैंक यू यही सो मच। आपके लिए और हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी आपकी एक सहायता होगी। थैंक यू सो मच मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस नगमे के बाद दर्शकों वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिज रोड पटना 800001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।